Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ओके, सो जो कि दो तरीके के होते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अगर बात करें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आपने न्यूट्रिशन के बारे में तो पढ़ रखा होगा, क्लास 6 से है ये बात कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे भी हम कोई भी अपना डाइट में जो भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे लाइक हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वाइटामिन्स ले रहे हैं, सब किसकी फॉर्म में हम ले रहे हैं? न्यूट्रिशन की फॉर्म में ले रहे हैं। सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, सो इसमें बात करेंगे आज हम कि न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं। दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एंड सेकंड इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। सो जो हमारा ऑटो वर्ड है, इसका क्या मतलब है कि अपने आप। ओके, सेल्फ, ऑटो आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, जिसका क्या मतलब होता है? सेल्फ। और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। ओके, मतलब जो भी वो अपनी एनर्जी गेट कर रहे हैं उसको ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, सो द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। सो अगर बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत So autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide, water, which is present in the surrounding with the help of sunlight energy. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होता। ओके, वो किसके हेल्प से अपना खाना बनाता है? जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, हमारे वाटर की बात हो गई, जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ओके, और किसकी मदद से? सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट तो ज़रूर होनी चाहिए। ओके, जैसे कि आप आगे देखोगे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप बहुत बार पढ़ते आए हो, क्या होता है कि जब एक कोई प्लांट होते हैं या फिर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, जैसे कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं। ओके, किसके हेल्प से वो अपना फूड कंप्लीट करते हैं, कंबाइन करते हैं? क्लोरोफिल होना चाहिए उसमें और सनलाइट होना चाहिए, जिससे कि वो अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। ओके, सो जितना भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, वो अपने आप बना रहे हैं ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सो ये था हमारा पूरा ऑटोट्रॉफ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सो अगर हम बात करें, जैसे कि ये सनफ्लावर का प्लांट हमने ले रखा है, सो इसमें क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं या फिर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनकी सबकी लीव्स में क्या होता है कि एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल होता है। सो उसका यूज़ ये करेंगे किसको ट्रैप करने में? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में इसका यूज़ करेंगे। और इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वाटर जब होगा तो ये इन तीनों को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सो ये क्या करेंगे? ग्लूकोज फॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं। सो द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। जैसे कि अभी हमने पीछे स्क्रीन पर बात करी कि जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या फंक्शन है कि ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ओके, सो ये पूरा था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आप ये क्लोरोफिल की पूरा एक लीव देख सकते हैं कैसे ये होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। सो अब बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सो द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। सो अगर आप ऐसे याद करोगे कि हेटेरो का क्या मतलब होता है? अदर्स, और ट्रॉफ का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन। सो मतलब वो न्यूट्रिशन जो कि दूसरों पर डिपेंड हो के। सो ऐसे आप आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड
from simple inorganic material just like carbon dioxide, water and depends on other organism for its food. So ऐसा नहीं है जैसे कि होटोट्रॉफ्स में हमने पढ़ा था कि वो अपना पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे थे, ये बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसा। इसमें क्या होता है, ये अपना फूड खुद ही बना सकते हैं लेकिन ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं। सो अगर हम बात करें डियर की, डियर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपनी ग्रास को ईट कर रही है क्योंकि वो डिपेंड है दूसरी ग्रास पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, इसी वजह से वो ग्रास को ईट कर रही है। सो ये पूरा हमारा हेटरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल होता है। अब दूध ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जस्ट लाइक CO2 एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। सो जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफ्स में पढ़े थे कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको तो हमने बोला था ऑटोट्रॉफ्स। सो जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते उनको क्या बोलेंगे हम इसमें, हेटरोट्रॉफ्स। सो बहुत सिंपल सा है ये। और जितने भी मैन होते हैं या फिर डॉग, कैट, डियर या फिर टाइगर, बियर, लॉयन, काऊ एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये था पूरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। सो इस वीडियो में हमने दोनों ही न्यूट्रिशन सिंपल हो जाएगी अगर आप ऐसे याद
करोगे तो। पिछली वीडियो में हम पूरा इसके न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके क्या पार्ट्स हैं वो पूरा डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन एंड लास्ट वन इज़ अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिनको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है या फिर सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। So saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plant, dead animals and root and breed etc. मतलब सैप्रो का क्या मतलब होता है यहाँ, रूटन मतलब जो बिल्कुल सड़ गया है या फिर वो चीज़ गल गई है बिल्कुल, उससे वो अपना खाना बनाते हैं। मतलब सड़ी गली चीज़ों से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे मशरूम होते हैं तो ये सब क्या करते हैं, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें जैसे जो ब्रेड होता है हमारा, तो वो भी क्या होता है, उस पर जो ब्रेड के मोल्ड्स होते हैं वो भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब बात आती है कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट लाइक रूटिन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक रूटिन ब्रेड। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड ले रहे हैं अपना बेसिकली किससे, जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये तो हमारा था पूरा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब सेकंड बात आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism derive its food from the body of another living organism without killing it. So parasitic nutrition वो होता है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म फूड अपना लेता है, उससे ड्राइव करता है, लेकिन उसे कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाता, ना तो उसे मारता है ना तो और कुछ भी किल वगैरह कुछ नहीं करता। तो उसी पूरे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें एक वर्ड टर्म्स आती हैं, होती है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। तो पैरासाइट क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट। सो पैरासाइट वो होता है जो कि फूड ले रहा है। ओके, अब होस्ट क्या होता है, जो फूड दे रहा है तो वो उसका होस्ट हुआ। जैसे कि राउंड वॉर्म है, हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है राउंड वॉर्म कभी कभी, तो क्या होता है, तो हम उसके होस्ट हुए और राउंड वॉर्म क्या हुआ, पैरासाइट हुआ। सो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है राउंड वॉर्म। ओके, कुछ प्लाज्मोडियम या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मलेरियल डिजीज़ है, ये सब किसकी वजह से होती हैं, पैरासाइट की ही वजह से होती हैं। तो इसी वजह से हम इनको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, अब थर्ड वन आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का क्या मतलब होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब आप डायरेक्ट प्लांट खा रहे हैं, आप डायरेक्ट एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है होलोजोइक। So the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism take the complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body of the cell organism. So जैसे कि हम हैं, हम क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि हम अपना पूरा फूड पहले क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फूड लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, देन एसिमुलेटेड, देन इजेशन। ओके, तो जो फूड हम ले रहे हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। सो एग्जांपल आप जैसे दे सकते हैं, अमीबा हो गया, फ्रॉग हो गया, फिश, ह्यूमन या फिर टाइगर लॉयन, ये सब क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ओके, सो ये था हमारा पूरा टाइप्स ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। दीज आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, किस बेस पर, कि उनका फूड हैबिट्स क्या है, वो क्या खाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हर्बीवोरस, फिर है हमारा कार्निवोरस, फिर है हमारा ओमनिवोरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। सो वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हर्बीवोरस जो हैं वो प्लांट ईटर्स हैं।
जैसे गोट है, काव है, बफेलो है, शीप, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ना कि सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, प्लांट ईटर या फिर हर्बीवोरस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि काउ ईट्स ओनली प्लांट फूड, जैसे कि ग्रास, जिसे घास बोलते हैं, सो इट इज़ अ हर्बीवोरस। तो ये सिर्फ प्लांट फूड खाती है जैसे कि घास है, इसी वजह से हम इसको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो जो काउ है ये मेन एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा कि कार्निवोरस क्या होते हैं। बेसिकली those animals which eat only other animal as food are called कार्निवोरस। सो वो एनिमल जो कि सिर्फ एनिमल खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। और कार्निवोरस क्या होते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं। ओके, सो जैसे लॉयन है, टाइगर है, फ्रॉग है, स्नेक है, लिजार्ड है एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं ना, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे कि आप लॉयन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है दूसरे एनिमल का फ्लैश खाता है, इसी वजह से ये क्या है, कार्निवोरस। सो लॉयन ईट्स ओनली मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सो इट इज़ अ कार्निवोर। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि मीट को हम फ्लैश भी बोलते हैं, और इसी वजह से ये कार्निवोरस है। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, वो है ओमनिवोरस। Those animal which eat both plant and animal is called as a omnivorous। जैसे कि हमने पहले देखा हर्बीवोरस में, तो क्या था कि वो एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं, लेकिन कार्निवोरस में क्या था, वो एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो वो था हमारा कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बारे में। लेकिन जो थर्ड वाला आया वो क्या था कि वो एनिमल जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, बेसिकली उन्हीं को हम बोलते हैं ओमनिवोरस। जैसे कि हम क्या होते हैं कि कुछ दोनों चीज़ें खाते हैं, कि मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट सॉरी, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ओमनिवोरस आर प्लांट ईटर एज वेल एज मीट ईटर्स। तो जो ओमनिवोरस होते हैं वो प्लांट ईटर भी होते हैं और मीट ईटर्स भी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, क्रो, स्पैरो, बियर एंड आंट, ये सब क्या है, ओमनिवोरस है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो वो क्या है कि प्लांट फूड भी खाते हैं और एनिमल फूड भी खाते हैं। फिर मीट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो गर्ल है, लेडी है, जो भी है ये, तो वो क्या खा रही है, प्लांट फूड खा रही है, और दूसरी तरफ देखें तो वो मीट फूड खा रही है। तो इसी वजह से ह्यूमन बीइंग जो है वो है हमारा ओमनिवोरस। सो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके सारे स्टेप देखेंगे, 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं वो है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेस्ट वर्ड से ये मिलकर बना है। इंजेस्ट मतलब कोई चीज़ अंदर लेना। सो इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये गर्ल है ये फूड अपने अंदर ले रही है। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। कोई भी चीज़ अंदर लेना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं इंजेशन। अब सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, कोई चीज़ डाइजेस्ट करना। ओके, इसी आप अगर वर्ड भी देखेंगे ना तो उससे भी आप आसानी से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आप उसका जो वर्ड है, कीवर्ड है, अगर उससे समझ रहे हैं। तो जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसे सिंपल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। सो द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called the digestion। वो प्रोसेस जिसमें कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और जो इनसॉल्यूबल है, जो घुलनशील नहीं है, जो घुलता नहीं है और बहुत बड़ा है, और उसे हम किस चीज़ में ब्रोकन डाउन कर रहे हैं, छोटे में, और जो सॉल्यूबल हो सके, जो घुल सके, उसमें मतलब बहुत बड़ी चीज़ है जो घुलती नहीं है, और उसे हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल चीज़ में, और जो कि सॉल्यूबल हो सके। और सॉल्यूबल क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, इसी वजह से हम उसको कन्वर्ट करा रहे हैं स्मॉल एंड वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। सो क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब थर्ड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है। सो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ से आता है, हमारी इंटेस्टाइन से आएगा। अब उसके जितना भी न्यूट्रिशन है वो हमारा ब्लड की स्ट्रीम में चला जाएगा, उसी चीज़ को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए।
सो ये थर्ड स्टेप था एब्जॉर्प्शन। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं हम, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को एसिमिलेट करना, मतलब कोई भी चीज़ है आपके पास, उसे आप एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। सो एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब जो आपका एब्जॉर्ब फूड था वो तो सेल्स ने ले लिया, बॉडी सेल्स ने ले लिया, लेकिन अब उन्हें यूज़ करने की बारी आई है ना। तो कोई चीज़ हम स्टोर रखते हैं बहुत सारा, मतलब जैसे लॉकडाउन है, हम बहुत सारा जो सामान थे हमारे घर पर, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको स्टोर रखते हैं हम, कि मतलब जो फ्यूचर में है उसका यूज़ कर सकें हम। तो ऐसे ही ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं जिससे कि एनर्जी के लिए उसे यूज़ कर सके, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके, रिपेयर के लिए यूज़ कर सके। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो ये फोर्थ स्टेप था हमारा। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे, जो है इजेशन। इजेशन किस वर्ड से बना है? इजेस्ट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है रिमूव आउट, कोई चीज़ निकलना। ओके, अब ये हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो था इजेशन, सेकंड था हमारा डाइजेशन, और थर्ड था एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ था हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तक पढ़ लिया, मतलब जितना भी यूज्ड चीज़ थी वो हमने यूज़ कर ली। न्यूट्रिशन जितने भी काम के थे हमारे वो सारे यूज़ हो गए हमारे एनर्जी के रूप में, ग्रोथ के रूप में, और जितना भी रिपेयरमेंट था वो सारा हो गया हमारा। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो हमारा रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी के से, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। सो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। सो रेस्पायरेशन क्या होता है वो देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे हम, जो भी इंट्रोडक्टरी है रेस्पायरेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेस्पायरेशन क्या होता है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। मतलब जो भी एनर्जी फूड से निकाल रहे हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। मतलब जो भी एनर्जी हमें फूड से मिल रही है तो उसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमने पढ़ा है कि ब्रीथिंग भी होती है, तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रेस्पायरेशन के बारे में जान लेते हैं। सो रेस्पायरेशन जो है विद इन द सेल्स होती है, डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पायरेशन बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर होती है। The process of respiration involves taking in oxygen into cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and the water from the body। क्या होता है कि इसमें कि फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे हमने ऑक्सीजन ले ली, ओके, एयर की हेल्प से हमने ऑक्सीजन ले ली, तो उसका क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, और जिससे हमें क्या मिलेगी? फूड से हमें मिलेगी एनर्जी। ओके, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो सेल है इसका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बेसिकली। ओके, किसके अंदर होता है? सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर होता है रेस्पायरेशन। कि अगर फूड है, फूड मतलब किसकी फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन है हमारा एयर की प्रेजेंस में। ओके, सो क्या होगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा और वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड एज ए एंड प्रोडक्ट, और क्या मिलेगा हमें? एज ए एनर्जी हम गेट करेंगे। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। लेकिन अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग क्या होता है? बेसिकली द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब सांस लेना और छोड़ना। मतलब क्या ले रहे हैं हम? बेसिकली इनटेक क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनटेक करना, और रिलीज़ क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। सो अब बात आती है कि जैसे हमने रेस्पायरेशन में पढ़ा था कि हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? सो अगला टॉपिक ये है कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड। सो जो एनर्जी हमारे रेस्पायरेशन के दौरान रिलीज़ हो रही है तो उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब सारी एनर्जी हम एक ही साथ यूज़ नहीं कर सकते, इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि हमें स्टोर करके रखनी पड़ती है। सो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। सो जो
जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर होती है। अब आप कहेंगे कि एटीपी क्या होता है। एटीपी एक सब्सटेंस होता है जिसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है कि एटीपी जो होता है जो हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसकी एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है, जबकि एक होता है एटीपी। एटीपी क्या होता है, ATP is a substance which is called as adenosine triphosphate। ADP में डाइफॉस्फेट था और ATP में था ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ATP में क्या होता है, इसका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो ये था हमारा ADP और ATP के बारे में बेसिकली। अब बात आती है कि हम ADP से ATP पीक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम एनर्जी गेट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप ये पूरी रिएक्शन देख रहे हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब आप कहेंगे कि फॉस्फेट क्या होता है। फॉस्फेट क्या होता है कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है फॉस्फेट। सो ATP हमें पता है कि लो एनर्जी का होता है और अगर हम इसका रिएक्शन फॉस्फेट के साथ करा देंगे और एनर्जी भी है हमारे पास जो कि हम रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ कर रहे हैं, सो उससे क्या होगा, हमें ATP मिल जाएगा, हाई एनर्जी कंटेंट मिल जाएगा। सो हम अगर ATP है और फॉस्फेट है और एनर्जी है तो हम ATP गेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली दिस रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन अगर हम बात करें, व्हेन द सेल नीड एनर्जी दैट ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अगर सेल को ज़रूरत है एनर्जी की तो क्या होगा कि ATP ADP में चेंज हो जाएगा और वो फॉस्फेट भी रिलीज़ करेगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन तो हो गई उसके पास, और फिर वो एनर्जी भी रिलीज़ कर देगा। ओके, सो ये दो रिएक्शन थी ये। अब बात आती है कि जो हमारी ATP है वो किस लिए यूज़ होती है। हम बोल रहे थे कि जो ये क्वेश्चन था हमारा कि जो भी रेस्पिरेशन के दौरान हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई वो स्टोर तो हो गई ATP की फॉर्म में, लेकिन ATP किस फॉर्म में यूज़ होगी हमारी बॉडी के अंदर। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज़ यूज बाय द बॉडी सेल फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या मतलब हम कोई बहुत भारी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो उस फॉर्म में हमारी ATP एनर्जी यूज़ होती है। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सो इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि ATP जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, कि मतलब वो एनर्जी करेंसी है हमारी सेल की। ओके, ATP बहुत इंपॉर्टेंट है ये ATP क्या होता है, इसका रिएक्शन सारा आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। सो अब हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और ATP की सारा कुछ पढ़ लिया कैसे स्टोर होती है। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन है वो कितने तरीके का होता है। बेसिकली ये दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप इस यहाँ वर्ड से पता चला होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पर एयर होनी चाहिए। द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें एयर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। ओके, बेसिकली उसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में। ओके, सो यहाँ पर ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, आपने ये पढ़ा भी होगा। सो ग्लूकोज का यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल है, उसका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, क्या बना लेगा वो, पायरुवेट बना लेगा या फिर पायरुविक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स बना लेगा। फिर क्या होगा कि वो पूरा CO2, वाटर और 38 ATP एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, ये क्रेब्स साइकिल से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप क्रेब्स साइकिल के 11th क्लास में पढ़ोगे। सिर्फ आज इसमें आप इसका नाम याद कर सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा कि CO2 रिलीज़ करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा और 38 ATP अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। काफ़ी हाई एनर्जी में ये रिलीज़ करता है। सो 38 ATP आप समझ सकते हैं कितना होता है। तो अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की सेल में। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये
किन किन में होता है बेसिकली एग्जांपल देखें हम, ह्यूमंस में होता है, डॉग्स में होता है, कैट्स में, लायन में, एलिफेंट में, काव, बफेलो, गोट, जिया, बर्ड, लिजर्ड, स्नेक, अर्थवर्म, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो बेसिकली ये पूरा था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब सेकेंड वन आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक से आप क्या समझ रहे हैं? एनारोबिक मतलब एनारोबिक क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की या फिर एयर की एब्सेंस होगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ना ऑक्सीजन होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। सो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के बिना हो, वहाँ पर ऑक्सीजन हो ही ना या एयर ही नहीं हो, तो उसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज क्या है, उनका फूड है एक्चुअली, इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एनर्जी। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन भी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, अगर उसका ग्लाइकोलाइसिस करा रहे थे हम पीछे भी एरोबिक में ही, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस कराएंगे तो पायरुवेट और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। देन क्या होगा, अगर वहाँ पर प्रेजेंस थी ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ अगर एब्सेंस होगी तो जो एंड प्रोडक्ट हैं वो चेंज होगा। ओके, क्या होगा एंड प्रोडक्ट? इथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल होता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा और एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो ये तब हमारा पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम होता है। और आगे की बात करें कि ये तो हमारा पूरा एनारोबिक के रेस्पिरेशन के बारे में। अगर इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ देखें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ इन दोनों में सेम है, तो क्या सेम है? द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डेथ इन बोथ द केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज। सो यहाँ हमें एनर्जी किस चीज़ से मिल रही है? ग्लूकोज जो है या फिर जो फूड है उनका, उसके ब्रेकडाउन से ही एनर्जी मिल रही है, दोनों ही केसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। मतलब ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? फूड का हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ इन दोनों में सेम है। सिमिलैरिटीज़ भी बहुत बार पूछ ली जाती है, क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ बताइए एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की। ओके, अब सेकंड चीज़ ये है कि आपको डिफरेंस बताना है। 3 मार्क 4 मार्क या फिर 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए। वेयर एज अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और जबकि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का, जबकि वहाँ पर पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियली ब्रेकडाउन होता है फूड का। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब जो भी हमने रिएक्टेंट्स लिए थे और जो भी हमें प्रोडक्ट्स के बाद एंड प्रोडक्ट मिला, ओके, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड थे और वाटर थे, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या थे? इथेनॉल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और जबकि लैक्टिक एसिड वो एनिमल मसल्स में था। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंस हो गए इनके। और मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो ये बहुत कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अबाउट 38 ATP एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और एंड प्रोडक्ट क्या है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वो एब्सेंस में होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। सो ये सारा आप लर्न कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ब्लड. Blood is a red colored liquid which circulates in our body. So blood क्या होता है? रेड कलर का लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ओके। एंड ब्लड इज़ अ रेड बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. सो ब्लड रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. अब ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो ये पूरा था हमारा ब्लड के बारे
बारे में। ओके, अब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। द लिक्विड पार्ट और फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। सो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है या फिर जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो तैर सकता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। एंड प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। सो प्लाज्मा जो है उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में होता है और उसके अंदर जो है 90% वाटर होता है। सो प्लाज्मा कंटेन्स 90% ऑफ वाटर और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो सकती हैं, सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, CO2, यूरिया एंड हार्मोन्स। एंड द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा आर, सो मेन फंक्शन क्या है प्लाज्मा का वो देखते हैं हम। प्लाज्मा कैरीज ऑल दीज डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। सो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह को डिजॉल्व सब्सटेंस को ले जाने में हेल्प करता है। सो इसका मेन फंक्शन है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.